हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। भाई इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ डीपीक्यूज। डीपीक्यूज मतलब क्या? डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। यानी कि ये सेशन है क्या? एक डीपीक्यू सेशन, जहाँ पे हम वो सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे जो हमने अभी तक हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ ली है। रिवीजन कैसे होगा? रिवीजन ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया। हम रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी तक जो भी हमने चीज़ें पढ़ी है हमारे चैप्टर पे, उस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो भाई आज के इस सेशन का टारगेट मैंने फिक्स कर दिया है। क्या है भाई? आज हमें इस सेशन में सॉल्व करने होंगे डीपीक्यूज और अभी तक जो भी पढ़ा है उसको करना होगा रिवाइज, इससे पहले कि हम कुछ और टॉपिक्स पढ़े आगे के हमारे इस चैप्टर में। तो जब टारगेट सेट हो गया है तो फिर देरी किस बात की? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये हमारा डीपीक्यू सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डीपीक्यू सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? भाई ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का, अगर आपको याद हो तो, कि भाई चार्ज होता क्या है। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ अ फिनोमेना ऑन अ पार्टिकल, कि कोई पर्टिकुलर फिनोमेना हुई है, उसका इफेक्ट आया है पार्टिकल के ऊपर और उस इफेक्ट को हमने क्या बोल दिया? चार्ज बोल दिया। या दूसरा क्या है? अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या है? एक मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो भाई चार्ज के लिए मैंने आप सबको बताया था कि अगर आपको चार्ज याद रखना हो तो आप क्या याद रखिएगा? मास याद रखिएगा। जिस तरह से सभी चीज़ों का, चाहे वो एक बड़ा सा प्लैनेट हो या चाहे वो एक छोटा सा एटम ही क्यों ना हो, सभी चीज़ों का मास होता है, उसी के समान जो हमारा चार्ज है ना, वो भी सभी चीज़ों का होता है। तो भाई चार्ज क्या होता है? चार्ज होती है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जस्ट लाइक हमारा मास है ना। एक प्लैनेट का भी मास होता है। एक एटम को ले लो, एटॉमिक मास आपने पढ़ा होगा, एटॉमिक मास भी होता है। सिमिलरली चार्ज भी क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? एक चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है। जिस तरह से हम बोलते हैं कि मास के बिना कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, उसी की जैसे हम बोलते हैं कि चार्ज भी मैटर के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक। तो चार्ज की अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो आप क्या लिखोगे? इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर जस्ट लाइक मास। अब चार्जेस के लिए मैंने आपको बताया था कि चार्जेस कैसे होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है। आप 2 मैग्नेट्स की तरह इसको ले सकते हो। जैसे 2 मैग्नेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक हमने लिया क्या? मैग्नेट। ये रहा हमारा दूसरा मैग्नेट। जब आप पहले मैग्नेट के साउथ पोल को, मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, जब आप एक मैग्नेट के साउथ पोल को दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ लेके जाते हो तो क्या होता है? मैग्नेट्स दूर दूर भागते हैं। वहीं आपने क्या किया है? मैग्नेट के साउथ पोल को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के साथ आप लेकर आओगे, पास लेकर आओगे, तो क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेट्स। सिमिलरली चार्जेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करेंगे? रिपल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, या आप उसको बोल सकते हो अनलाइक चार्जेस, वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, नेगेटिव नेगेटिव रिपल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। ठीक है। तो ये चार्जेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। एक और चीज़ क्या है कि भाई चार्ज की भी क्या होती है? एक ऐसा यूनिट होती है। ऐसा यूनिट कौन सी होती है भाई? कूलम। ठीक। और चार्ज को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे? चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे स्मॉल क्यू के साथ। ठीक है। तो चार्जेस के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन अभी के लिए काफ़ी है। ठीक है। चार्ज क्या होता है भाई? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। समराइज कर लेते हैं चीज़ों को। चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जस्ट लाइक मास। 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो लाइक चार्जेस होते हैं
यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज को हम डिनोट किससे कर रहे थे, स्मॉल क्यू के साथ। इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। मैंने आपको बोला था कि सभी चीज़ों का एक चार्ज होता है, चाहे वो एक बड़ा सा प्लैनेट हो या हमारा एक छोटा सा एटम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एटम को लेकर के अपनी पूरी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं स्टोरी, क्योंकि आपको शायद याद हो, क्योंकि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, एटम्स के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। हमारा जो एटम होता है, छोटा सा एटम, स्मॉलेस्ट एंटाइटी अगर मैं बोलूँ किसी भी ऑब्जेक्ट की, स्मॉलेस्ट यूनिट बोलूँ मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की, तो वो क्या होता है, एटम होता है। एटम के पास में क्या होता है भाई, सबसे पहले तो एक न्यूक्लियस होता है, फिर इसके बाद में उसके पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, है ना। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में कौन रोटेट करता है भाई, कौन रिवॉल्व करता है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स। हमारे जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, उनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। और जो हमारे दूसरे टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है भाई, नेगेटिव होता है, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। एन से एन याद रखना, एन फॉर न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू एन फॉर न्यूट्रल। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमारे फर्स्ट सवाल का जवाब क्या होना चाहिए भाई, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्या है कि चार्ज किसी पर्टिकुलर फिनोमेना का एक इफेक्ट होता है पार्टिकल पे या मैटर पे। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर चार्जेस। कौन से ऐसी स्टेटमेंट हैं जो कि ट्रू हैं चार्जेस के लिए। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है, अभी अभी हमने पढ़ा है। लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। लाइक चार्जेस क्या करेंगे भाई, रिपल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो भाई ये तो तीनों ही सेंटेंसेस मुझे क्या लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। पहली चीज क्या है कि 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस मतलब क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, या नेगेटिव नेगेटिव। अनलाइक चार्जेस मतलब क्या होते हैं, दोनों अपोजिट, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि ये तीनों सही है हमारे, ठीक है। तो आप एक काम करो, जो हमारा ऑप्शन डी है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। आप यहाँ पे क्या डालो, ऑल ऑफ दीज। बोथ ए एंड सी की जगह आप क्या डाल दोगे, ऑल ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि भाई ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे चार्ज के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को थोड़ा सा चेंज कर लेना, उसमें आप डाल लेना ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच इलेक्ट्रिक चार्ज डज प्रोटॉन कैरी। अभी अभी हमने देखा कौन सा चार्ज कैरी करता है प्रोटॉन, तो पॉजिटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कौन सा करेगा, नेगेटिव करेगा। आई होप ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा, आसान था, है ना। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वाई डू कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको 2 मिनट के लिए छोड़ो। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन होनी चाहिए आपको याद। क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होगी भाई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगी इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। अब एक काम करते हैं, इस रेट को मारते हैं हम 2 मिनट के लिए गोली, ठीक है। हमें फोकस करना है किस पे, फ्लो पे, और ये रहा हमारा चार्ज। चार्ज के बारे में अभी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमसे क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कब आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी, जब हमारे चार्ज क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक करंट, वहां समझ लो चार्ज क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। फ्लो मतलब क्या, बह रहे हैं, है ना, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहे हैं। चार्जेस क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। और जहां चार्ज फ्लो करेंगे वहां क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। भाई इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन तो हमसे यही कहती है। तो उस डेफिनेशन से हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, जहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहे हैं। अब आ जाओ हमारे सवाल पे। हम कहते थे कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं,
ठीक है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो सवाल ये था हमारा कि आखिर ये जो हमारे कंडक्टर्स हैं हम उनको क्यों कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ऐसा उनमें क्या है जो इंसुलेटर के पास नहीं है। इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे थे और कंडक्टर्स कर रहे हैं, तो भाई डेफिनेटली कंडक्टर्स के पास क्या होंगे, कुछ ऐसा मैजिक होगा कंडक्टर्स के पास जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहे हैं। भाई कोई मैजिक नहीं है कंडक्टर्स के पास, उनके पास क्या है, ये चार्ज है। मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की हमें डेफिनेशन क्या बोलती है कि जहां पे चार्जेस फ्लो करेंगे वहां पे कौन प्रेजेंट होगा, वहां पे प्रेजेंट होगी इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट पॉइंट। फिर हम बोल रहे हैं कि कंडक्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मतलब क्या है कि डेफिनेटली कंडक्टर्स के अंदर क्या हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं जिसके कारण कंडक्टर्स अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जाने दे रहे हैं। कंडक्टर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करवा रहे हैं, ठीक है। और अभी तक हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि कौन से टाइप के चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। भाई चार्जेस दो टाइप के होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन अभी तक हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से टाइप के चार्जेस फ्लो हो रहे हैं कंडक्टर में। तो अब कर देते हैं, हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं ना उनके पास कौन से चार्ज फ्लो होते हैं, भाई नेगेटिव चार्जेस का फ्लो होता है। कंडक्टर्स के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस का फ्लो होता है जिसके कारण उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास हो पाता है। अब जरा याद करो, हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, भाई कंडक्टर भी एक मटेरियल है और कोई भी मटेरियल किससे बनता है, मटेरियल बनता है एटम से। अब याद करो, एटम के पास ऐसा कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटम के जिनके ऊपर क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। हमारा कंडक्टर किससे बना है, हमारा कंडक्टर भी बना है डिफरेंट एटम से, सेम मटेरियल के डिफरेंट एटम से क्या बना हुआ है, हमारा कंडक्टर बना हुआ है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जरा दिमाग लगाओ कि नेगेटिव चार्ज किसके पास है, इलेक्ट्रॉन्स के पास है। यानी कि कंडक्टर्स के अंदर कौन फ्लो हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे, है ना। कंडक्टर्स के लिए हम क्या बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर्स क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। आखिर कंडक्टर्स के पास ऐसा क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन ने हमसे ये बोला कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ होगी, जहाँ पे चार्जेस फ्लो करेंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वहां पे डेफिनेटली चार्जेस का फ्लो हो रहा है। अब हम स्पेसिफाई करते हैं कौन से चार्जेस, तो नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्ज जरा याद करो कि कौन सा ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो वो है हमारे प्यारे इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम बोल रहे हैं कि कंडक्टर्स के अंदर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, तैरते हैं, बहते हैं, फ्लो करते हैं, इसीलिए उसके थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और ऐसे वैसे नहीं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, तो भाई हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई एक बात बताओ, हम लोग घूमने कब जा पाते हैं, जब हमारी पढ़ाई आज का हमें टारगेट हम अचीव कर लेते हैं, हमारे जब एग्जाम्स हो जाते हैं तो फिर हम निकलते हैं कहाँ, वेकेशंस पे। इसी की तरह ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी कब फ्लो करेंगे कंडक्टर्स के अंदर, जब ये क्या होंगे, फ्री होंगे। जब हम वेकेशंस पे कब जाते हैं, जब हम फ्री होते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्टर के अंदर कब फ्लो होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, फ्री होंगे। अब सवाल ये आता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री कैसे हो जाते हैं। भाई इनका भी कोई सिलेबस, इनका भी कोई कोर्स होता है क्या जिसको कंप्लीट करके ये निकल जाते हैं बहने कंडक्टर्स के अंदर। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करवाने का काम भी कैसा होता है, हमारा होता है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अराउंड, जो डिफरेंट शेल्स हैं उसमें, ठीक है। सॉरी, एटम के अराउंड नहीं, न्यूक्लियस के अराउंड। ये रहा क्या, एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, डिफरेंट शेल्स होते हैं, याद होगा आपको, ठीक है। और इन शेल्स के अंदर कौन फ्लो करता है, कौन घूमता है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये न्यूक्लियस क्या करता है,
न्यूक्लियस एक तरह का हेडमास्टर होता है। वो क्या करता है, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपने कंट्रोल में रखता है, देखता है कि कहीं इलेक्ट्रॉन्स एटम के बाहर से एस्केप नहीं कर जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इनके ऊपर एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स लगा करके रखता है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, अब अगर मुझे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से क्या करना है, बाहर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब जरा दिमाग लगाओ कि इन चारों इलेक्ट्रॉन्स में से मैं कौन सा इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी के साथ निकाल सकती हूँ बाहर। तो आपका आंसर होना चाहिए ये लास्ट वाला। लास्ट वाला क्यों? क्योंकि भाई जो न्यूक्लियस जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है ना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो क्या होते जाते हैं, वो एक्चुअली वो फोर्स जो है वो डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, उसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा न्यूक्लियस का, वो क्या होगा, काफ़ी कम होगा। और वो इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा, बहुत पास होगा, उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर मुझे इस फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, निकालना है ना एटम के बाहर, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब ये तो मुसीबत हो गई। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी कम एनर्जी लगाते हैं। कम एनर्जी लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो बाहर निकल आएगा एटम के बाहर कम एनर्जी लगाने पर। और ये जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, ज़रा याद करो, इसे हम क्या कहते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। हम इसे क्या कहते थे भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते थे। तो आउटर मोस्ट शेल से हमने क्या किया, एनर्जी लगाई, जिसके कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गया, एटम के बाहर आ गया। एटम के बाहर आने के कारण वो क्या कहलाता है भाई, एटम के बाहर आ गया मतलब क्या, वो हो गया फ्री। इलेक्ट्रॉन के फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपना कोर्स या अपना सिलेबस कंप्लीट करके बाहर निकल आया है कंडक्टर में बहने के लिए, फ्लो करने के लिए। इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों कहला रहा है, क्योंकि अब वो आ गया है एटम के बाहर। एटम के बाहर कैसे आया, क्योंकि हमने एनर्जी लगाई थी, हमने एनर्जी लगाई जिसके कारण जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकला और एटम के बाहर आ गया, इसलिए वो कैसा हो गया, फ्री हो गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीडम जो है ना, ये परमानेंट नहीं होती है। कैसे, मैंने आपको बताया कि कंडक्टर किसका बना होता है, बहुत सारे एटम्स का बना होता है। तो उसके पास अकेले केवल यही वाला एटम थोड़ी होगा। क्या हुआ, ये था एक एटम, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, बाहर निकल आया। ये था हमारा एटम, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया। क्यों, क्योंकि हमने इस पे एनर्जी लगा दी थी। अब क्या हुआ, उसके पड़ोस में जो दूसरा वाला एटम बैठा था ना, उसने जैसे ही देखा कि भाई पड़ोसी के यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आया है, फ्री हुआ है इलेक्ट्रॉन, फटाक से उसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लिया। अब ये तो दिक्कत हो गई, बड़े मुश्किलों से तो हमने एनर्जी लगा करके एक एटम से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाया था, पड़ोसी ने तो उसको हथिया लिया, उस पर कब्जा कर लिया। अब क्या करें, कोई बात नहीं, हम दोबारा इस पे क्या करेंगे, दूसरे जो पड़ोसी एटम है ना उस पर एनर्जी लगा देंगे। एनर्जी लगाने से क्या होगा, ये जो हमारा एटम है वो कैसा हो जाएगा, फिर से फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो गया फिर से फ्री। लेकिन अब फिर से मुसीबत आ गई। क्या मुसीबत आ गई, एक और पड़ोसी एटम बैठा हुआ था। जैसे ही उसने देखा कि भाई हमारे पड़ोसी एटम ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री करा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है उसके, तो फटाक से उसने क्या कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। और इसी तरह से ये जो पैटर्न है, ये जो सिलसिला है इलेक्ट्रॉन्स के हथियाने का, ये क्या हुआ, चलता गया। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के दौरान क्या हुआ है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, देखो वो फ्लो करने लगा। फ्लो करना मतलब ऐसे नहीं कि जैसे हवा फ्लो करती है ना बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन्स के साथ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, लेकिन उनके फ्लो करने का तरीका क्या होता है भाई, कुछ अलग होता है। देखो हमने यहाँ एनर्जी लगाई थी, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, फिर दूसरे ने ले लिया तो हमने यहाँ भी एनर्जी लगा दी, फिर तीसरे ने ले लिया, हमने तीसरे में भी एनर्जी लगा दी। इस तरह से हम एनर्जी लगाते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता जाएगा, फ्री होता जाएगा। और इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन देखो हमारा फ्लो करने लगा है, इधर से इधर, इधर से इधर, उचक के जो है कंडक्टर की पूरी लेंथ में क्या करेगा, वो फ्लो करेगा। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया भाई, ये हो गया कंडक्टर। ठीक है,
तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा, जिसके कारण कंडक्टर्स में क्या होती है, कंडक्टर्स में आ जाती है एक इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई इस सवाल का जवाब क्या होगा, वाई डू कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो आपका ऑप्शन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमें पता है कि कंडक्टर्स के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि वहां पे कोई चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो तो यही बोलती है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जहां पे चार्ज फ्लो होंगे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी। कौन से चार्जेस भाई, तो नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्ज कौन अपने ऊपर कैरी करता है, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, यानी कि कंडक्टर के ऊपर कौन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। कैसे फ्लो हो रहे हैं वो हमने दिखा दिया। आई होप ये वाला सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एक हो गया अपने पास क्या, न्यूमेरिकल। अच्छा हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन में अभी हमने रेट को गोली मार दी थी ना, अब उसको वापस जो है ना उसको हम रिवाइव करते हैं। कैसे रिवाइव करेंगे, वापस ले आते हैं। क्या हमने पढ़ा था, ये देखो गोली मार के रखी है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और किसी भी चीज के रेट को निकालना हो तो मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, उस क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी का अगर रेट निकालने तो आप क्या करोगे, उस क्वांटिटी को आप डिवाइड कर दोगे किसके साथ, टाइम के साथ। यहाँ पे बात चल रही है किसकी, चार्ज के रेट की, तो आप क्या करोगे, चार्ज को आप डिवाइड कर दो किसके साथ, टाइम के साथ। क्या बोला है मैंने, किसी भी क्वांटिटी का रेट निकालना है तो उसको आप डिवाइड कर दो टाइम के साथ। यहाँ पे चार्ज के रेट की बात चल रही है, इसलिए चार्ज को मैंने डिवाइड कर दिया किसके साथ, टाइम के साथ। तो ये क्या आ गया, ये आ गया चार्ज का रेट, ठीक है। चार्ज को हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अभी अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ये क्या बन गया भाई, क्यू बाई टी, ये बन गया चार्ज का रेट। और इसी चार्ज के रेट को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं भाई, करंट कहते हैं, है ना। Q बाई टी क्या हो गया, ये हो गया करंट का फॉर्मूला। करंट की ऐसे यूनिट की अगर हम बात करें तो चार्ज की क्या होती है, चार्ज की होती है कूलम, और टाइम क्या होता है, टाइम हम लेते हैं सेकेंड्स में। करंट क्या हुआ, करंट हुआ कूलम और टाइम क्या हुआ, सेकेंड। तो करंट की ऐसा यूनिट, सॉरी चार्ज क्या हुआ कूलम, टाइम हो गया सेकेंड, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा कूलम सेकेंड इनवर्स। और इसे हम और क्या बोल सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं एम्पियर। क्यों, क्योंकि एक साइंटिस्ट आए थे भाई, उनने करंट के ऊपर काफी डिस्कवरी करी थी, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनकी रिसर्च को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने करंट की ऐसा यूनिट क्या बना ली, एम्पियर बना ली, ठीक। अब ये जो सवाल है इसमें पूछा जा रहा है, अ चार्ज इज 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट नाउ फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि एक करंट हमसे बोला गया है कि एक सर्किट में 10 मिनट के लिए कितना करंट फ्लो हुआ था भाई, 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ था। और हमें क्या पूछा है, अब उसमें हमें इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट करना है। तो आपको करंट गिवन है, आपको टाइम गिवन है, क्या करना होगा, आपको चार्ज निकालना होगा। कैसे निकालना होगा, हमेशा मैंने आपको एक चीज बताई है, कन्वर्जन को हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ पे टाइम जो है किस में दिया गया है, मिनट्स में दिया गया है, और हमें पता है कि हम करंट के फॉर्मूले में टाइम किस में रखते हैं भाई, सेकंड्स में रखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, सेकंड्स में। तो 10 मिनट्स को हम जब सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 10 मिनट कितने बराबर हो जाएगा, 10 इंटू 60 इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 मिनट को अब मैंने सेकेंड्स में किया है तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 60 दैट इज 600 सेकेंड्स। पूछा क्या है भाई, पूछा है हमसे चार्ज, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। एक काम करते हैं, टी को यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा I इंटू टी, ये कितना हो जाएगा, Q के बराबर। I कितना दिया गया है भाई, I दिया गया है 0.5 एम्पियर, इनटू क्या कर देंगे हम, टाइम कर देंगे 600, तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, और ये 2 0 एक डेसिमल, तो ये हो जाएगा 300 कूलम्स। इजी था, एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था कि एक हमको करंट दिया गया था 0.5 एम्पियर और टाइम दिया गया था, हमसे चार्ज पूछा गया था। सिंपल हमने ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, जिसकी हेल्प से हमें कूलम का अमाउंट कितना मिल गया, चार्ज का अमाउंट कितना मिला, ऑप्शन सी 300 कूलम्स। आई होप
ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। हमने फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया है इलेक्ट्रिसिटी का और उसे अप्लाई कैसे करते हैं वो भी सीख लिया। अब एक सवाल है, विच मेटल इज द मोस्ट कॉमनली यूज कंडक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स वगैरह जो होती है उसमें कौन सा मेटल यूज होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग बनाने के लिए? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। क्यों? सबसे पहले तो जो लेड है इसको हटा दो, ये कहीं काउंट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेड पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ, सिल्वर और प्लैटिनम जरूर अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जरा इनके रेट्स देखो सिल्वर और प्लैटिनम के, है ना। हमारे बस की बात नहीं है कि हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स किसकी बना लें, सिल्वर और प्लैटिनम की बना लें, क्योंकि भाई इनके जो रेट्स है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हम किसको अफोर्ड कर सकते हैं? हम अफोर्ड कर सकते हैं हमारे प्यारे से कॉपर को। और एक चीज़ और है, ये जो हमारा सिल्वर है ना ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है? टार्निश हो जाता है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये बहुत जल्दी टार्निश हो जाता है, इसलिए इसको हम और यूज़ नहीं कर सकते हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स में। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स होती हैं उसमें यूज़ होता है। तो ऑप्शन बी, दैट इज कॉपर। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? क्या होती है भाई? अभी अभी हमने डिस्कस किया था, I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? Q बाय T के बराबर होता है। Q की कितनी एसआई यूनिट होती है? कूलम्स। टाइम की कितनी होती है? सेकेंड्स होती है। तो ये क्या हो गया? कूलम सेकेंड इनवर्स। लेकिन ये कूलम सेकेंड इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एम्पियर। क्यों बोलते हैं एम्पियर? क्योंकि भाई एम्पियर साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करी थी इसके ऊपर, करंट के ऊपर, तो उनकी मेहनत को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने इसे नाम दिया क्या? एम्पियर। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग रिलेशन, Q इज इक्वल टू डैश इंटू ई। मैंने आपको बताया था कि भाई चार्ज आता कहाँ से है? तो चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उस पे, यानी कि कोई भी चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, एंड इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज उस पे। और ये रिलेशन उसी रिलेशन को बताता है ना, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई होना चाहिए। चार्ज किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पे। तो यहाँ पे ये N क्या है भाई? N यहाँ पे हमको बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी। और E क्या होता है? E होता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इसकी भी क्या होती है? एक वैल्यू होती है, मैंने आपको बोला था, आप हमेशा याद रखेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको कभी भी नहीं भूलना है। ये क्या होता है? ये वो वैल्यू है नेगेटिव चार्ज की जो कि एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर कैरी करता है। और n क्या है? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रिलेशन भी आपको कभी नहीं भूलना है। कई बार क्या होता है ना कि सवाल में Q की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी रहती है, उसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया जाएगा और आपको करंट निकालने को बोला जाएगा। तो करंट आप कैसे निकालोगे? जब आपके पास Q होगा, टाइम होगा। Q कैसे निकालोगे? तो इसी रिलेशन से निकालोगे। Q इज इक्वल टू N इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इस वैल्यू से। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the value of charge on an electron? तो ये तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। कितना होता है भाई? ऑप्शन डी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कभी भी ये वैल्यू आपको भूलनी नहीं है। ऑप्शन सबसे अच्छा ये है अपना एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी हम यही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाला है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का, वहां पे हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे कहाँ? हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस समझना है। पोटेंशियल डिफरेंस आप कब समझ पाओगे? जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको क्लियर होगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम वहाँ रिवाइज कर लेंगे और साथ में पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस भी। इसका 1 क्या है भाई? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई? ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हमने कल बड़े अच्छी तरीके से पढ़ा था, है ना। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिवाइज किया था, फिर इसके बाद में हमने पोटेंशियल डिफरेंस समझा था। क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो देखो, हम अज्यूम करते हैं, ये हमें मानना पड़ता है कि अगर कोई चार्ज रखा गया है कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। ठीक है,
हमें ये अज्यूम करना पड़ता है कि अगर कोई चार्ज रखा गया है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो वहां पे पोटेंशियल क्या होता है, वहां पे पोटेंशियल होता है काफी लो। ऐसा हमें मानना पड़ता है, ऐसा हमें अज्यूम करना पड़ेगा 10th लेवल पर, ठीक। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, लेकिन अगर अभी आपको जीरो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आप बस इतना समझ लीजिए कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल जीरो मतलब क्या, कि वहां पे चार्ज की जो डेंसिटी है, चार्जेस की डेंसिटी कैसी है, जीरो है। मैंने आपको बताया था जो भी चीजें फ्लो करती हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में जाएगी। पानी किशमिश के अंदर चला गया तो किशमिश क्या हो गई, फूल के मोटी हो गई, ठीक। पानी को किशमिश के अंदर भेजने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, यानी कि जो चीजें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाती हैं उनको भेजने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, यानी कि हमें वर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अब मुझे किसी चीज को लोअर टू हायर कंसंट्रेशन भेजना है, मुझे एक बॉल को ग्राउंड से कहां भेजना है, एक हाइट पे भेजना है, मुझे एक बॉल को थ्रो करना है ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक। अब मेरे पास क्या रखा है भाई, एक चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे मेरे पास, जो कि कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, और एक यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ए मेरी तरफ, ठीक। एक चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे रखा गया है, एक पॉइंट है, पॉइंट ए मेरी तरफ। अब क्या करना है, मुझे इस चार्ज को लेके आना है कहाँ, अपने पास पॉइंट ए पे। इन्फिनिटी पे रखा था चार्ज, और इस चार्ज को मुझे कहां लेके आना है, पॉइंट ए पे। पॉइंट ए कहां है, मेरे पास है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कैसा है, काफी लो है, और यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक। पॉइंट ए पे पोटेंशियल कैसा है, हाई है। अब देखो इन्फिनिटी पे क्योंकि पोटेंशियल कम था और पॉइंट ए पे पोटेंशियल ज्यादा, यानी कि अब मेरा चार्ज कहां से आ रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आ रहा है, सॉरी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल आ रहा है। चीजें जब लो टू हाई जाती हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि अगर चार्ज को मुझे इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे लेके आना है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल लेके आना है, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। ये वर्क किस पे डिपेंडेंट होता है, ये वर्क डिपेंडेंट होता है चार्ज के ऊपर। चार्ज ज्यादा तो मेहनत ज्यादा, चार्ज कम तो मेहनत भी कम हो जाएगी। अब इस मेहनत और इस चार्ज को मैंने एक उनके बीच में एक रिलेशन बना दिया। वो रिलेशन क्या है, दोनों का रेशियो, वर्क किसके, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। और ये जो मेरे पास रेशियो आया ना, इस रेशियो को ही हम क्या कहते हैं भाई, इस रेशियो को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। चीजें जब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएंगी मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन लो टू हाई अगर चली गई तो क्या हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। यहाँ पे जो चार्ज था ये कहां से कहां आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है पॉइंट ए पे। इन्फिनिटी पे क्या है, इन्फिनिटी पे चार्जेस की जो डेंसिटी है वो काफी कम है, और पॉइंट ए पे चार्जेस की डेंसिटी क्या है, काफी ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल है लो और पॉइंट ए पे पोटेंशियल है ज्यादा। तो अगर हमें एक पॉजिटिव चार्ज को लो टू हाई पोटेंशियल लेके आना है, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। किस पे डिपेंडेंट होती है, चार्ज पे डिपेंडेंट होती है। दोनों के बीच में रिलेशन बना देते हैं, क्या बन गया, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, और इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे भाई, हमारे पॉइंट ए पे। यानी कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो मेहनत हुई है, उस मेहनत को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक। अब क्या हुआ, किसी ने मेरे पॉजिटिव चार्ज को दोबारा इन्फिनिटी पे फेंक दिया। मैं इतनी मेहनत करके लेके आई थी उसको पॉइंट ए पे, लेकिन किसी ने फिर से उसको इन्फिनिटी पे छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे दोबारा इन्फिनिटी से उस चार्ज को लेके आना पड़ेगा। एक बार मैं ऑलरेडी मेहनत कर चुकी थी, अब मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, मैं चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रही हूं, लेकिन मैं थक गई। थकने के कारण क्या हुआ, मैं अपने चार्ज को सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बी तक ही लेके आ पाई। मुझे पॉइंट ए पे लेके आना चाहिए था, लेकिन मैं रास्ते में ही थक गई, जिसके कारण मैं चार्ज को सिर्फ पॉइंट ए पर ही लेके आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या होगा,
जैसे ये अपन ने निकाला था, ये क्या हो जाएगा, VA इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट A, ये कितना हो जाए वर्क डन और डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक, ये क्या है, VA पोटेंशियल एट पॉइंट A है। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट B क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन जो कि एक पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट B तक लाने के लिए लगा है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B। तो ये कितना हो जाएगा, VB इज इक्वल टू वर्क डन कौन सा, WB, क्योंकि हम इंफिनिटी से चार्ज को B पॉइंट तक लेके आए हैं और उसको हम डिवाइड कर देंगे चार्ज के साथ। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A और ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B। अब क्या करें, अब कितना पोटेंशियल लगेगा मुझे अगर मैं अपने चार्ज को B से A की तरफ लेके आना चाहती हूं। अभी तक तो मैं इंफिनिटी से चार्ज को B पे लेकर आई हूं, लेकिन अब मैं क्या चाहती हूं कि जो चार्ज है वो कहां आ जाए, दोबारा पॉइंट A पे आ जाए। तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अपने चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A तक लाने में। मैं क्या करूंगी, दोनों ही पॉइंट्स की जो पोटेंशियल्स है ना, उनको मैं क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो ये हो जाएगा VA माइनस VB, और ये क्या हो जाएगा भाई, दो पोटेंशियल्स के बीच में डिफरेंस है, यानी कि ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, आई होप रिवीजन आपको समझ में आ गया होगा। हमने किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैसे कैलकुलेट किया। दो अलग अलग पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने क्या किया, डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, दोनों को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आ जाओ जरा हमारे सवाल पे। सवाल क्या था, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई ये रेशियो होता है वर्क डन एंड चार्ज का, बिल्कुल सही बात है भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो हम रेशियो बना रहे थे, वर्क डन अपॉन चार्ज, यही रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी अप्लाई होगा। ठीक, जो इसकी ऐसा यूनिट आई थी पोटेंशियल की वोल्ट्स, वही जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, वोल्ट्स ही होगी। ठीक, तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये मुझे सही लग रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेशियो होता है वर्क डन और चार्ज का। फिर इसके बाद में इट इज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, बिल्कुल सही बात है, ये हमने देखा। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, दो अलग अलग पॉइंट पे जो पोटेंशियल्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरा ये वाला ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, बोथ है एंड बी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। तो मेरा इस सवाल का जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है भाई, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस, और ये रेशियो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज का। ठीक, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैंने आपको बताया था भाई फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, जो पोटेंशियल के लिए होता है क्या, डेल वी इज इक्वल्स टू, डेल वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का कितना होता है भाई, वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है जूल्स, और चार्ज का कितना होता है, कूलम। तो ये कितना होगा, जूल्स कूलम इनवर्स। अब वोल्ट नाम के कोई साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इस पे काफी काम किया था पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह पे, तो उनके काम को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने क्या किया, ये जो जूल्स कूलम इनवर्स है इसको हमने नाम दे दिया क्या, वोल्ट्स। क्या नाम दे दिया हमने, वोल्ट्स नाम दे दिया। तो ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की, वो हो जाएगी वोल्ट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऐसा यूनिट क्या होगी पोटेंशियल डिफरेंस की या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, दैट इज वोल्ट्स। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट अ करेक्ट रिलेशन फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, सबसे पहले तो ओम्स लॉ रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के हम एक करेक्ट रिलेशन बता पाएंगे जो कि ओम्स लॉ ने हमको दिया था। क्या था भाई ओम्स लॉ, हमने इसको समझा था एक एक्सपेरिमेंट से। क्या था वो एक्सपेरिमेंट, कि हमारे पास था क्या, एक बीकर, उस बीकर के अंदर भरा हुआ था क्या, बहुत सारा पानी, और इस बीकर में हमने 3 अलग अलग हाइट्स पे होल किए थे, छेद किए थे। ठीक है, एक होल हमने यहाँ किया, दूसरा होल हमने यहाँ किया, तीसरा होल हमने यहाँ किया। अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, होल कर रहे हैं, गड्ढा बना रहे हैं, तो पानी बीकर के बाहर आ जाएगा। पानी कहाँ आया,
पानी आया है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में। भाई बीकर के अंदर तो बहुत सारा पानी था, है ना, और बीकर के बाहर पानी था ही नहीं, तो पानी कहाँ जाएगा? चीजों की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जाने की। तो जैसे ही पानी को मौका मिला होल्स के थ्रू बाहर जाने का, लोअर कंसेंट्रेशन में जाने का, पानी उचक के आ गया बाहर, लेकिन अलग अलग जेट बना करके आएगा, अलग अलग पानी की धार बना करके पानी निकलेगा। कैसे? जो सबसे ऊपर वाला होल होगा उससे पानी जो है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, जो सेकंड वाला होल है उससे पानी कुछ इस तरीके से निकलेगा, और जो थर्ड वाला होल है उससे पानी कैसा निकलेगा? कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो आप देख रहे हो कि 3 अलग अलग हाइट पे होल्स बनाए गए हैं और इन तीनों होल से अलग अलग टाइप की जेट मिल रही है। ये जेट अलग अलग टाइप की क्यों मिल रही है? वो इसलिए क्योंकि इन छेदों से जो पानी की धार बह रही है ना, वो अलग अलग स्पीड पे बह रही है। जो सबसे नीचे वाली जेट है इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड होगी सबसे ज्यादा। जो बीच वाली पानी की धार है इसकी स्पीड कैसी होगी? इसकी स्पीड होगी मॉडरेट, और जो सबसे ऊपर वाली पानी की धार है इसकी स्पीड कैसी होगी? इसकी स्पीड होगी सबसे ज्यादा कम। नीचे वाले की स्पीड सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर वाले की स्पीड सबसे कम, और बीच वाले की कैसी है? मॉडरेट स्पीड है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये स्पीड में डिफरेंस क्यों आया? क्यों कहीं स्पीड ज्यादा हो रही है, क्यों कहीं स्पीड कम हो रही है, क्यों कहीं मॉडरेट हो रही है? क्योंकि हाइट में डिफरेंस है। जो हमने छेद बनाया ना उनकी हाइट में डिफरेंस है। उससे क्या हुआ? तो देखो, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम पानी की 3 लेयर बना देते हैं, पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर। जो ये पहली वाली लेयर है इसके ऊपर देखो, क्या कोई और पानी की लेयर है फर्स्ट वाली लेयर के ऊपर? नहीं है, यानी कि इस फर्स्ट लेयर के ऊपर प्रेशर कैसा है? कम है। ठीक, जो सेकेंड वाली लेयर है इसके ऊपर पानी की एक लेयर प्रेजेंट है, जिसके कारण जो सेकेंड लेयर है उसके ऊपर प्रेशर कैसा हो गया? थोड़ा ज्यादा हो गया। और जो हमारी थर्ड वाली लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर, उस पे प्रेशर सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सेकेंड लेयर भी है, फर्स्ट लेयर भी है। तो इस वाली लेयर में प्रेशर सबसे कम, इसमें मॉडरेट और इसमें सबसे ज्यादा। ठीक, अब क्या होगा? जैसे मैंने सपोज हम अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट वाली जो वाटर की लेयर है उसमें प्रेशर कितना है? 5 पास्कल है, यहाँ पे 10 पास्कल है, यहाँ पे कितना है? 15 पास्कल है। अब पहली लेयर से जो हमने फर्स्ट सबसे ऊपर जो हमने छेद बनाया था उस लेयर से जब पानी आया तो पानी कितने प्रेशर डिफरेंस पे आया? तो बाहर प्रेशर कितना था? 0 था, अंदर कितना है? 5 है, तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया? 5 - 0 = 5 पास्कल। सेकेंड वाली लेयर से जब पानी आया तो कितने प्रेशर डिफरेंस पे आया? बाहर कितना है? 0, अंदर कितना है? 10, तो कितना प्रेशर डिफरेंस हो गया भाई? प्रेशर डिफरेंस हो गया 10। सबसे नीचे वाली लेयर के साथ क्या हुआ? सबसे नीचे वाली लेयर में प्रेशर डिफरेंस कितना है? 15। यानी कि प्रेशर डिफरेंस ये क्या है? 5, 10, 15, ये प्रेशर डिफरेंस है बीकर के अंदर और बीकर के बाहर। ठीक, जब 5 था प्रेशर डिफरेंस तो स्पीड देखो पानी की कम थी, जब प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हुआ तो स्पीड पानी की थोड़ी सी ज्यादा हो गई, और जब प्रेशर डिफरेंस सबसे ज्यादा था तो पानी की स्पीड मैक्सिमम हो गई, यानी कि पानी का जो फ्लो है वो बढ़ गया। तो यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारा प्रेशर डिफरेंस क्या है भाई, हमारा जो प्रेशर डिफरेंस है अगर वो ज्यादा है तो फ्लो भी क्या हो जाएगा? फ्लो भी हो जाएगा ज्यादा। प्रेशर डिफरेंस ज्यादा तो फ्लो भी ज्यादा। अब इस प्रेशर डिफरेंस को मैं क्या लिख देती हूं? इसको मैं लिख देती हूं पोटेंशियल डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस को मैंने लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस, और जो फ्लो है उस फ्लो की जगह मैंने क्या लिख दिया? करंट फ्लो। अभी यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा था लेकिन अब मैं करंट को ही फ्लो करवा दूंगी, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? करंट का फ्लो। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है ज्यादा तो करंट का फ्लो भी है ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो करंट का फ्लो भी ज्यादा। ये हमने चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करी, पता करी, लेकिन हमसे पहले किसी और ने पता कर लिया था। किसने किया था भाई? ओम्स ने किया था। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया? एक उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि अगर फिजिकल कंडीशंस कैसी रखी गई हैं? कांस्टेंट रखी गई हैं, तो जो करंट होगा, करंट का फ्लो जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे।
अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट फ्लो ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट का फ्लो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए क्या किया गया, यहां पे लगा दिया गया एक लेटर, कौन सा लेटर, आर लेटर, और ये क्या रिलेशन बन गया, रिलेशन बन गया V इज इक्वल टू आई आर। यानी कि अगर फिजिकल कंडीशन स्टेबल हो, कांस्टेंट हो, तो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, कौन सा कांस्टेंट, आर, और इसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इस रेजिस्टेंस के बारे में हमें अभी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन इस स्टेज पे आप समझ लो कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, अपना रेजिस्टेंस आर, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है। ठीक, तो अब आ जाओ हमारे सवाल पे कि करंट रिलेशन क्या होता है ओम्स लॉ का, तो V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक, V इज इक्वल टू आई आर क्या है, ओम्स लॉ का करेक्ट रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच करंट द फ्लो, इन विच सर्किट द फ्लो ऑफ करंट इज मोर। भाई करंट का फ्लो किस पे डिपेंड कर रहा था, अभी अभी हमने पढ़ा क्या, ओम्स लॉ, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या ज्यादा, वहां पे करंट का फ्लो होगा ज्यादा। तो भाई बैटरी जिसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, दूसरी बैटरी जिसका वोल्टेज है 6 वोल्ट, तीसरी बैटरी जिसका वोल्टेज है 3 वोल्ट, चौथी बैटरी जिसका वोल्टेज है 2 वोल्ट। तो अपना दिमाग लगाओ कि कौन सा ऐसा सर्किट होगा जिसमें कि करंट मैक्सिमम फ्लो होगा, करंट का फ्लो मैक्सिमम होगा उस सर्किट में जिसमें बैटरी लगी होगी ज्यादा वोल्टेज की। ज्यादा वोल्टेज मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा। तो आपका होना चाहिए ऑप्शन ए आंसर। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ए में जो बैटरी लगी है वो 10 वोल्ट की, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है चारों ऑप्शन में से, चारों बैटरीज में से पोटेंशियल डिफरेंस कहां ज्यादा है, 10 वोल्ट की बैटरी में है। यानी कि इस सर्किट में जहां पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी होगी, करंट का फ्लो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ स्लोप व्हेन वी प्लॉट VI ग्राफ। VI ग्राफ मतलब क्या, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं तो हमें कैसी स्लोप मिलती है। भाई थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि पोटेंशियल डिफरेंस, में बार बार बोल रही हूं कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट भी बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो करंट भी कम हुआ। तो भाई क्या ये रिलेशन मुझे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है, VI ग्राफ क्या होता है भाई, VI ग्राफ में हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को हम x और y एक्सिस पे ले लेते हैं। तो उस ग्राफ की जो हमें स्लोप मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वो हमें मिलेगी कुछ इस तरीके की, कैसी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। और इसकी स्लोप हमें क्या देगा भाई, ये वाला जो रिलेशन है इससे क्या हम कैलकुलेट कर सकते थे, प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है उसको हटा दो तो क्या मिल जाता था आपको, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है क्या, एक्स एक्सिस पे V और वाई एक्सिस पे मैंने प्लॉट कर दिया है क्या, हमारा करंट, तो इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगा, इस ग्राफ की स्लोप हमें देगी क्या, हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए भाई, ऑप्शन बी होना चाहिए कि अगर आप VI ग्राफ प्लॉट करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को x और y एक्सिस पे लोगे तो उसकी स्लोप कैसी, सबसे पहले वो ग्राफ कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, क्योंकि हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हम बात करें इस ग्राफ के स्लोप के बारे में, तो इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी हो गया होगा क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव। ये तो अभी अभी बताया है भाई, क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, अभी अभी हमने देखा कि जब हम VI ग्राफ बनाएंगे तो उसकी स्लोप हमें क्या देगी, स्लोप हमें देगी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, रेजिस्टेंस। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why Ohm's law is not a universal law। भाई
हमने ओम्स लॉ के बारे में बहुत सारी बातें करी थी। सबसे पहले तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन सीखा था, फिर इसके बाद में हमने वीआई ग्राफ प्लॉट करना सीखा था, फिर इसके बाद में हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी ओम्स लॉ की। क्या लिमिटेशंस पढ़ी थी कि सबसे पहले तो ओम्स लॉ ने कहा था कि अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखी गई हो तब ही जाकर के जो करंट है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर या मटेरियल का स्टेट अगर कांस्टेंट रखा गया हो, टेम्परेचर, प्रेशर या मटेरियल का स्टेट, तब जाकर के करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। और अगर फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट नहीं रखा गया तो फिर ये जो रिलेशन है ना, इसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरा लिमिटेशन क्या था कि सभी अप्लायंसेस इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हमने बोला कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में करंट फ्लो होता है ना तो हीट जनरेट होती है। अपने फोन को आप देखो, जब आप ओवर यूज कर लेते हो आपका फोन तो आपका फोन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। लैपटॉप को देख लो, कभी ज्यादा देर तक अगर आपने लैपटॉप पे काम कर लिया तो क्या हो जाता है, लैपटॉप गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है आपके फोन में या आपके लैपटॉप में तो क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है। हीट जनरेट होने का मतलब क्या है कि भाई टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और इस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण क्या होगा, ये जो हमारा करंट है ना ये चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ने के कारण करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी तक तो हम क्या बोल रहे थे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि करंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट कम। लेकिन अब तो यहाँ पे समस्या आ गई। क्या है समस्या कि टेम्परेचर बढ़ गया, इस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण क्या हुआ, करंट चेंज हो जाएगा। और करंट चेंज हो गया मतलब क्या, अब ये वाला जो रिलेशन हमको दिया गया था ओम्स लॉ में इसकी कोई वैलिडिटी नहीं रही। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है कि फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखी जानी चाहिए, तो आइडियली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है और सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि आपके पास दो लैपटॉप हैं, एक लैपटॉप चलते चलते गर्म हो जाता है, दूसरा वाला नहीं होता। दूसरा वाला क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई उसमें जो कूलिंग अप्लायंसेस लगे हुए हैं, कूलिंग पार्ट्स जो लगे हुए हैं वो स्ट्रांग हैं, वो अच्छे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जब करंट बह रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उस टेम्परेचर को वो क्या कर देता है, कूल डाउन कर देता है। तो जो कूलिंग पार्ट्स लगे हुए हैं दूसरे लैपटॉप में वो बहुत अच्छे हैं, जिसके कारण लैपटॉप गर्म नहीं हो रहा। लेकिन पहला वाला जो लैपटॉप है वो तो गर्म हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि उसमें कूल करने के लिए, कूलिंग इफेक्ट देने के लिए कोई पार्ट्स प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल प्रेजेंट है, लेकिन सफिशिएंट उनका काम नहीं है, जिसके कारण पहला वाला लैपटॉप क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। यानी कि सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फॉलो नहीं करते ओम्स लॉ को। ठीक, तो क्यों नहीं है यूनिवर्सल लॉ ओम्स लॉ, इन्हीं दोनों रीजंस के कारण कि फिजिकल कंडीशंस को हमेशा कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात, सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फॉलो नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ohms, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ द कंडक्टर। वेरी इजी भाई, इसमें तो फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। पूछा क्या गया है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। करंट कितना दिया है भाई, 0.2 दिया है। रेजिस्टेंस कितना दिया है, 4.5 दिया है। तो 4.5 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9 क्या वोल्ट्स, सॉरी 0.9 वोल्ट्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0.9 वोल्ट्स। करंट दिया था, रेजिस्टेंस दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना था, कैलकुलेट करना था। हमने क्या किया, ये वाला ओम्स लॉ वाला रिलेशन हमने यहाँ पे लगा दिया, वैल्यूज पुट कर दी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0.9 वोल्ट्स। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं हमारे आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मीन्स कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इट फिलामेंट। यानी कि हमें अब इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है कितना, 220, करंट कितना दिया गया है, करंट दिया गया है 5 एम्पियर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला तो वही लगेगा, V इज इक्वल्स टू I इंटू R।
ठीक है, V कितना गिवन है 220, करंट कितना है, करंट है यहाँ पे 5, R को ले जाते हैं हम कहाँ RHS में, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 20, 5 4 20, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया भाई, रेजिस्टेंस आ गया 44 ओम्स। तो इस सवाल का जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी 44 ओम्स। ठीक है, सिंपल था, वैल्यूज गिवन रहती हैं, फॉर्मूले में आपको उन वैल्यूज को पुट करना पड़ता है। क्या है भाई फर्स्ट क्वेश्चन, तो द रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर इज कॉज्ड बाय, हमने स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, ओम्स लॉ से किया था। ओम्स लॉ ने हमें क्या बताया था कि भाई आप एक कंडक्टर ले लो, ठीक है, आप क्या ले लो, एक कंडक्टर ले लो, ठीक, फिर इस कंडक्टर का दो एंड्स हैं, एक एंड है ए और दूसरा एंड का नाम मैंने दे दिया एंड बी। इस एंड ए की तरफ आपने क्या किया है, एक पोटेंशियल सेट कर दिया है, कितने का, 5 वोल्ट का, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, और दूसरी तरफ आपने 0 वोल्ट का पोटेंशियल सेट किया है, यानी कि कंडक्टर के एक एंड में आपने 5 वोल्ट का पोटेंशियल सेट किया और दूसरे एंड में 0 वोल्ट का आपने पोटेंशियल सेट किया है। अब एक ये बताओ, दोनों ही एंड्स के अक्रॉस अगर मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी VA माइनस VB, यानी कि 5 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, यानी कि जो हमारे पास कंडक्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 5 वोल्ट। सिंपली मैंने एक कंडक्टर लिया था, दो एंड्स थे उसके, एंड ए एंड बी, एंड ए की तरफ मैंने 5 वोल्ट का पोटेंशियल सेट किया है और दूसरे एंड पे 0 वोल्ट का पोटेंशियल सेट किया है। अब मेरे पूरे कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे निकालूंगी, VA माइनस VB कर दूंगी तो आ जाएगा कितना, 5 वोल्ट। अब क्या होगा, कंडक्टर्स के अंदर कौन प्रेजेंट होगा भाई, हमारे प्यारे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स खुद कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जैसे ही उन्हें दिखेगा कि भाई कंडक्टर के एक एंड की तरफ कौन आए हैं, पॉजिटिव चार्जेस आए हैं, हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, नेगेटिव नेगेटिव रिपल, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को पता चला कि भाई कंडक्टर के एक एंड पे पॉजिटिव चार्जेस आए हैं, वो क्या करेंगे, उस एंड की तरफ भागते हुए जाएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ने भागना शुरू किया, मतलब क्या हुआ, वहां पे हो गया इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। और हमें पता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं तो कंडक्टर में क्या आ जाता है, कंडक्टर में भैया इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। ये चीज हमने सीखी। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। बाय कन्वेंशन हमें पता है कि करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके ऑपोजिट में, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहे हैं तो करंट कहां जाएगा, करंट हमारा जाने वाला है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये चीजें हमने सीखी थी। ये चीज हमें किसने सिखाई थी, ये चीज सिखाई थी हमको ओम्स लॉ ने। ठीक है, अभी पूरी चीज कंप्लीट नहीं हुई है। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे सपोज एंड ए की तरफ मैंने क्या किया, पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ा दिया। पहले कितना लिया था, 5 लिया था, अब मैंने क्या करा, 10 वोल्ट ले लिया। दूसरी तरफ मैंने अभी क्या लिया है, 0 वोल्ट ही लिया है। अब जरा मेरा जो कंडक्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के देखो कितना आएगा, तो VA माइनस VB, तो 10 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। मैंने क्या किया, बैटरी के एक तरफ जो पोटेंशियल था वो बढ़ा दिया। पूरे कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, अब 10 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे कंडक्टर के एक एंड की तरफ जहां पे मैंने पोटेंशियल बढ़ाया है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को पता चला कि भैया बैटरी के कंडक्टर जो है उसके एक एंड की तरफ बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं, तो क्या होगा, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारा जो कंडक्टर है उसके ए एंड की तरफ जो है ना भागने लगेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भागे मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या हो गया, बढ़ गया। और हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो बढ़ जाता है तो क्या होता है, करंट भी इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जो हमारा करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखो बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ गया मतलब क्या हो गया, करंट बढ़ गया। यही तो हमें ओम्स लॉ ने बताया था कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे।
अगर आपने किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया है तो करंट बढ़ जाएगा, और अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दिया है तो करंट क्या होगा, करंट भी हो जाएगा कम। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था इसे हटाने के लिए क्या लिया गया, इसे हटाने के लिए लिया गया आर। ठीक है, ये आर क्या था, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, इसे हम क्या कह रहे थे, रेजिस्टेंस कह रहे थे। अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसे कंडक्टर के करंट और पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब नहीं होता है। ठीक है, जो हमारा रेजिस्टेंस है इसे कंडक्टर के इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब नहीं होता है। तो यानी कि कुछ और फैक्टर्स होने चाहिए जिसपे कि हमारा रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कौन कौन से होते हैं वो फैक्टर्स, जरा याद करो। तो वो होगा कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, कंडक्टर की स्पेसिफिक खुन्नस, पर्सनल खुन्नस यानी कि क्या, रेजिस्टिविटी, और साथ साथ में टेम्परेचर। तो जो किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, कंडक्टर का टेम्परेचर, और कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होती है उसका जो स्पेसिफिक नेचुरल रेजिस्टेंस है उस पे जो है सर्किट का, होल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, हमने हर एक फैक्टर को अच्छी तरीके से समझा है कि किस तरह से कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, उसकी रेजिस्टिविटी, उसका टेम्परेचर उसके रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब सवाल हमसे क्या पूछ रहा है भाई, कंडक्टर में रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, ऑप्शंस क्या क्या हैं, सॉरी, रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर इज कॉज्ड बाय, हाँ आखिरकार ये जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं ये कंडक्टर के अंदर आया कैसे। ऑप्शंस क्या क्या हैं, कोलिजन ऑफ कंडक्टर atoms with foreign atoms, option B collision of nucleus of conductor atoms with foreign atoms, option C collision of free electrons with conductor atoms, foreign atoms and other free electrons, ठीक है, and both A and C। हम ये जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, आखिर ये रेजिस्टेंस है क्या, ये रेजिस्टेंस होती है करंट के फ्लो में रुकावट। जब एक करंट कंडक्टर के थ्रू पास होता है तो उसके पाथ में कोई रुकावट आती है, उन रुकावट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। आखिर ये रुकावट क्यों आती है, क्योंकि जैसे ही कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, भी कंडक्टर के अंदर फ्लो कौन होता है, इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, बाकी क्या होता है, बाकी कंडक्टर के अंदर कंडक्टर के खुद के एटम्स होते हैं, और जो आपने कंडक्टर के अंदर इंप्योरिटीज डाली हैं उनके फॉरेन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो भाई एटम्स के लिए मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि एटम्स स्टेशनरी होते हैं। वो कैसे होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। ठीक, होता क्या है, फ्लो कौन करता है कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करते हैं वो क्या होता है, जैसे ही कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने सेट किया, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, फ्लो होना शुरू हुआ। अब बेचारे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास आंखें तो है नहीं, वो क्या करते हैं, रैंडमली हर कहीं जो है ना फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, जैसे ही आपने कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेट किया, इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना शुरू कर दिया लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। लेकिन ये जो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, वो बहुत ही स्मूथ नहीं होगा, ना ही वो डिसिप्लिन में आकर के एक लाइन बना करके जाएंगे, वो तो रैंडमली कहीं भी मूव करना शुरू कर देंगे। अब उनके पास आंखें तो है नहीं कि वो क्या देख सके, अपने रास्ते में आने वाली जो रुकावटें हैं उनको देख सके। रुकावटें मतलब कौन सी, तो कंडक्टर के एटम्स, कंडक्टर की न्यूक्लियस, जो फॉरेन जो आपने इंप्योरिटीज डाली है कंडक्टर के अंदर उसके फॉरेन एटम्स, और जो बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो चीजें नहीं दिखती। वो क्या करते हैं, बस अंधाधुंध जो है अपना मोशन शुरू कर देते हैं, और जैसे ही उन्होंने अपना अंधाधुंध मोशन शुरू किया तो टकरा जाएंगे जाकर के। किससे टकरा जाएंगे, कभी कंडक्टर के एटम्स के साथ, कभी फॉरेन एटम्स के साथ, और कभी कभी तो हद ही हो जाती है खुद के ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाकर के टकरा जाते हैं, अपने ही फ्रेंड्स के साथ जाकर के टकरा जाते हैं। ये जो टकराना हो रहा है, ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं ना, इससे क्या होता है, उनका फ्लो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। जो हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़िया तरीके से फ्लो करने लगते हैं, भाई ये जो फ्लो है ना इलेक्ट्रॉन्स का, ये इतना स्मूथ होता नहीं जितना दिखता है, ये इतना सिंपल होता नहीं है जितना दिखता है। इन्हीं कोलिजन्स के कारण क्या होता है, करंट के फ्लो में बाधा आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाता है, रुकावटें आ जाती। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। कोलिजन किसके बीच में हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ,
या कंडक्टर के एटम्स के साथ, ठीक है, या फिर फॉरेन एटम्स के साथ। कभी भी कंडक्टर के एटम्स आपस में नहीं टकराने वाले हैं, ठीक है, ना ही कभी कंडक्टर का जो न्यूक्लियस है वो उसके एटम के साथ जाके टकराएगा। भाई एटम अपनी जगह पे फिक्स होता है, ज्यादा से ज्यादा वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकता है, वो कभी मूव नहीं करेगा। एक एटम दूसरे एटम से जाकर के नहीं टकराएगा, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। कोलिजन किसके बीच में हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर के एटम के साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फॉरेन एटम्स के साथ, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बाकी दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई? नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस व्हेन। नंबर ऑफ कोलिजन्स कब बढ़ते हैं? अभी हमने देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? टकराते जा रहे हैं, कोलाइड करते जा रहे हैं। किसके साथ? कंडक्टर के एटम्स के साथ, जो इम्प्योरिटीज डाली हैं उनके फॉरेन एटम्स के साथ, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब ये कोलिजन कब बढ़ेगा? देखो जरा, ऑप्शन ए, व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज, जब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरा, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डिक्रीज, जब कंडक्टर की लेंथ जो है ना छोटी हो जाएगी। ऑप्शन सी, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, एंड ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है वो बढ़ जाएंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन ए की। क्या कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? ये देखो, हमने यहाँ पे बात क्या करी है, जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? कंडक्टर के टेम्परेचर पे। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि भाई नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के। कैसे बढ़ेंगे? जैसे ही आपने कंडक्टर का क्या करा है, टेम्परेचर बढ़ाया है, हीट आ गई कंडक्टर के अंदर, जो एटम्स प्रेजेंट है कंडक्टर के अंदर, चाहे वो फॉरेन एटम्स हो, चाहे वो कंडक्टर के ही खुद के एटम्स क्यों ना हो, उनने क्या किया? उस हीट को अब्सॉर्ब कर लिया। जैसे ही हीट को अब्सॉर्ब किया, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होगा? अब ऑब्वियस सी बात है, एटम्स अपनी जगह से जा तो सकते नहीं, कहीं हिल तो सकते नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम अपनी ही जगह पे क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, एटम्स हीट अब्सॉर्ब कर लेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर एक बार काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो क्या होगा? वो अपनी जगह पे इस तरह से वाइब्रेट करने लगेंगे। अब बेचारा आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो वैसे ही अंधा था, उसको दिख नहीं रहा था, रैंडम मोशन कर रहा था। अभी तक तो क्या था? एटम स्टेशनरी थे, हिल नहीं रहे थे अपनी जगह से, लेकिन अब क्या करा? उन्होंने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। अब कोलिजन होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाएगा ना, एटम से जरूर टकराएगा। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं। कोलिजन्स बढ़ गए मतलब क्या? रुकावट बढ़ गई। रुकावट मतलब क्या? रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर के नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद में अगर आपने कंडक्टर की लेंथ कम कर दी तो क्या होगा? अगर आपने कंडक्टर की लेंथ कम कर दी तो क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या रिलेशन बताया है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसकी लेंथ के। यानी अगर आपने लेंथ कम कर दी तो रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस कम हो गया मतलब क्या? नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो गए। और अगर आपने किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी, ठीक है, आपने किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी तो क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे ना कंडक्टर के, फॉरेन एटम्स, वो बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए, जिससे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होने वाले थे, टकराने वाले थे, वो चीजें बढ़ गई, वो एटम्स बढ़ गए, तो भाई कोलिजन्स भी तो बढ़ जाएंगे ना। तो लेंथ बढ़ाने से क्या होता है? कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने से क्या होता है? कोलिजन्स इंक्रीज हो जाते हैं। लेंथ कम करेंगे तो क्या होगा? कोलिजन कम हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डिक्रीज। अगर कंडक्टर की लेंथ को कम कर दिया तो क्या कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कोलिजन इंक्रीज कब होंगे? जब कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट। ठीक है, ये हमने रिलेशन देखा है कि अगर आपने कंडक्टर की लेंथ कम कर दी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आई बात आपको समझ में? चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? What happens to resistance of a conductor when cross section area is half?
अभी तक तो हम लेंथ को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, ठीक है, कम कर रहे थे या बढ़ा रहे थे, और उसके बेसिस पे हमने देखा था कि जब हमने कंडक्टर की लेंथ कम करी है या बढ़ाई है तो कंडक्टर पे क्या असर पड़ रहा है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया की। सपोज मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक, अब इसके अंदर क्या था, रेजिस्टेंस आर था। आई बात आपको समझ में, रेजिस्टेंस क्या था, आर था। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस कंडक्टर को बीच में से डिवाइड कर दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को इस तरह से बीच में से डिवाइड कर दिया। तो अब क्या होगा, जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो गया, आधा हो गया। पहले कितना था क्रॉस सेक्शन एरिया, ए था, सपोज रेजिस्टेंस कितना दे रहा था, ये आर दे रहा था, लेकिन अब क्या किया मैंने, इस कंडक्टर को ही उठा करके बीच में से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मैंने उसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, अब आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा हो गया। क्या लेंथ पे कोई असर पड़ा कंडक्टर की, भाई लेंथ भी उसकी पहले भी एल थी और बाद में भी एल रही, लेकिन हाँ जैसे ही मैंने उसको हॉरिजॉन्टली कट किया कंडक्टर को, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका क्या हो गया, कम हो गया। पहले ए था, अब a/2 में डिवाइड हो गया। अब रेजिस्टेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, पहले क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन का होता है, यानी कि अगर आपने कंडक्टर का एरिया बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आपने कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया, जो एटम्स होते हैं कंडक्टर के अंदर उनके बीच की स्पेस बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की जगह मिल जाती है, कम टकराता है वो। ऐसा नहीं कि अगर मैं किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाऊंगी तो नंबर ऑफ एटम्स नहीं बढ़ेंगे। अरे जब हम लेंथ बढ़ा रहे थे तब भी नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे थे, तो जब हमने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया है तब भी नंबर ऑफ एटम्स तो बढ़ेंगे ही, चाहे वो कंडक्टर के एटम्स हो चाहे वो फॉरेन एटम्स हो। लेकिन क्या होता है ना, इन एटम्स के बीच की जो स्पेस होती है ना वो बढ़ जाती है। जब हम कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हैं तो एटम्स के बीच की स्पेस बढ़ जाती है, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे लेकिन एटम्स के बीच की स्पेस बढ़ जाती है, और ये जो स्पेस होती है ना, इसी में से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, पास कर जाता है, तो टकराने की पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कम। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो रहा है, यानी कि हाफ हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, तो जाहिर है रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस हम बोलते हैं कि बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया हमने आधा कर दिया, कम कर दिया, तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है। सवाल पूछ क्या रहा था कि जब आप रेजिस्टेंस को जब आप कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन को हाफ कर देते हो तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हाफ ही कर दिया है आपने उठा करके बिल्कुल उसको, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या इंक्रीज हो जाएगा, हाँ इंक्रीज तो बिल्कुल होगा। रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, सेम नहीं रहेगा, चेंज होगा। रेजिस्टेंस बिकम्स डबल, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ये पॉसिबल है। रेजिस्टेंस बिकम हाफ, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में बोला जा रहा है कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है, लेकिन असलियत में क्या है, रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो डबल बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए दोनों सही हैं। अगर आपको एग्जाम में केवल ये पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो आप इंक्रीज कर देना, और अगर एग्जाम में पूछा गया कि कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि ऑप्शन डी सही नहीं है, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन सी आप बता सकते हो कि भाई अगर आपने एरिया कम कर दिया, किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया है, हाफ कर दिया है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही सही हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक। अब एक काम करते हैं, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मच करंट इज, एक मिनट इसको मैं रब कर लूं तो आपको थोड़ी जगह हो जाएगी, दिखेगा सवाल। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ohms if in place of bulb a heater of resistance 100 ohms is connected, ये connected नहीं है, इसको connected कर लेना, ठीक है, connected
टू द सोर्सेज, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय इट। यानी कि आपके पास एक कॉमन वोल्टेज का सोर्स है, ठीक है, कितने वोल्ट का है भाई, 220 वोल्ट का है। इस 220 वोल्ट के अक्रॉस जो है आपने क्या किया है, एक बल्ब लगा दिया है, उस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 1200 ओम्स है। फिर दूसरे केस में आपने क्या किया, आपने एक हीटर ले लिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। यानी कि आपने जो वोल्टेज का सोर्स जो है वो कॉमन रखा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने कॉमन रखा है। आप क्या कर रहे हो, अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चेंज कर रहे हो, अलग अलग रेजिस्टर लेके आ रहे हो। और दोनों ही केस में आपसे पूछा क्या गया है कि करंट कितना निकलेगा। तो करंट निकालने का फॉर्मूला तो बड़ा इजी होता है, क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। पहले केस में V कितना दिया गया है भाई, 220 वोल्ट दिया गया है, और पहले क्या कनेक्ट किया गया है, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 1200 है, ठीक है। तो इसका हम करंट निकालेंगे बड़े आसानी से, कितना हो जाएगा, ये 0 से G0 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। 60 डिवाइडेड बाय 8 11 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे 0.18 एम्पियर्स आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में ऐसे ही आप दूसरा वाला केस भी उठा सकते हो। अब आपने क्या किया है, वोल्टेज का सोर्स तो वही रखा है आपने, कितना है वोल्ट, 220 वोल्टेज का है, और रेजिस्टेंस कितना लिया है इस बार, 100 का लिया है, 100 ओम्स का। इसमें भी करंट कैसा निकाल दोगे आप, सेम फॉर्मूला है। V कितना है, V है अपना 220 और रेजिस्टेंस कितना है, 100 है, ये तो सीधा सीधा आ जाएगा। करंट कितना आ जाएगा, ये 0 से G0 कैंसिल आउट हो गया, करंट आ जाएगा 2.2 एम्पियर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना I1, ये हो जाएगा अपना I2। आपने क्या करा था, जो पोटेंशियल है उसका सोर्स आपने सेम रखा था, कितना था वो पोटेंशियल डिफरेंस, 220 वोल्ट का था। कभी आपने क्या किया, दो केस आपने लिए, पहले केस में आपने इस सोर्स से अटैच कर दिया एक बल्ब जिसका रेजिस्टेंस कितना था, 1200 ओम्स था। दूसरे केस में आपने एक हीटर कनेक्ट कर दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना था, 100 था। दोनों ही केसेस में करंट कितना आएगा वो आपने कैसे निकाल दिया, सिंपल V इज इक्वल टू IR के फॉर्मूले से। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए। I1 कितना आया था, 0.18 एम्पियर, और I2 कितना आया, 2.2 एम्पियर, ठीक है। तो नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। I1 क्या है, 0.18 एम्पियर, I2 क्या है, I2 है अपना 2.2 एम्पियर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की जो कंडक्टर के अंदर होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, जब प्रेशर कंडक्टर का इंक्रीज हो जाएगा, जब टेम्परेचर कंडक्टर का इंक्रीज हो जाएगा, जब टेम्परेचर कंडक्टर का डिक्रीज हो जाएगा, या नन ऑफ दीज। ये अभी अभी हमने पढ़ा कि जैसे आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो हीट बढ़ जाती है, ठीक है। एटम्स क्या करते हैं, एटम्स क्या करेंगे, अपनी जो है क्या करेंगे, बेसिकली वो हीट अब्सॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, हीट अब्सॉर्ब कर लेंगे, और जैसे उन्हें हीट अब्सॉर्ब करी उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक काम करो, इस सवाल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इस सवाल में आप एटम्स ले लो, ठीक है। इस सवाल में आप इलेक्ट्रॉन्स की जगह एटम्स टर्म यूज करोगे। तो सवाल क्या बनेगा अब कि कंडक्टर के एटम्स के अंदर, कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर कम होगा, जब ज्यादा होगा, जब प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर क्या करोगे, बढ़ाओगे, हीट बढ़ेगी, एटम्स क्या करेंगे, हीट अब्सॉर्ब करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब आपने कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया हो, तभी कंडक्टर के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना, इस सवाल में आप इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस कर देना एटम्स वर्ड के साथ, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड। जरा ध्यान करो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मैंने आपको एक हिंदी वर्ड बताया था, क्या बताया था, अपनी पर्सनल खुन्नस,
जितने भी कंडक्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, करंट के साथ अपनी एक पर्सनल खुन्नस निकालते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जैसे ही करंट उनके अंदर फ्लो होता है, वो बोलते हैं अच्छा बेटा तुम हमारे अंदर फ्लो होना चाहते हो, हम तो तुम्हें फ्लो नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे, तुम्हारे पाथ में तुम्हारा जो फ्लो है, करंट का जो फ्लो है, उसमें हम रुकावट पैदा करेंगे। तो ये जो रुकावट आ रही है, ये क्यों आ रही है, कंडक्टर की अपनी पर्सनल खुन्नस है। और उस खुन्नस को हम क्या कहते हैं भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन डी, रेजिस्टिविटी। और ये रेजिस्टिविटी जो होती है, ये क्या है, किसी भी कंडक्टर का, कंडक्टर नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होती है, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी एक डेंसिटी होती है, वैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, अपनी पर्सनल एक रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, कंडक्टर्स की भी अपनी होती है, इंसुलेटर्स की भी अपनी अलग होती है, अलॉयज की भी अलग होती है। हमने प्रीवियस सेशन में बात करी है इसकी बड़े अच्छे से। ठीक है, तो पर्सनल खुन्नस क्या होती है, यानी कि कंडक्टर की अपनी ही एक स्पेसिफिक नेचुरल रेजिस्टेंस होता है, जो कि वो प्रोवाइड करेगा करंट को जब उसके अंदर से वो फ्लो होगा। ठीक है, और ये रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टर का जो मटेरियल है जिससे वो बना हुआ है उस पे, और कभी कभी टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर जाती है। यानी कि रेजिस्टिविटी को मतलब नहीं होता है कंडक्टर की लेंथ से, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसे सिर्फ मतलब होता है किससे, उसे मतलब होता है कि किस चीज का कंडक्टर बना हुआ है। जैसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रेजिस्टिविटी इज मैक्सिमम, अगर लेंथ कंडक्टर की हो जाए 4 टाइम्स, क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर हो जाए हाफ, या कंडक्टर किसका बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है। अभी अभी हमने बोला कि रेजिस्टिविटी को कंडक्टर से मतलब होता ही नहीं है, कंडक्टर की लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से, चाहे आप लेंथ को 4 टाइम्स कर दो, 8 टाइम्स कर दो या हाफ कर दो, चाहे आप क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दो या हाफ कर दो, उसे मतलब नहीं है। उसे किससे मतलब होता है, मटेरियल से जिससे कि कंडक्टर बना होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी, अगर कंडक्टर बना हुआ है सिल्वर का तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, क्या होती है इसकी, ओम मीटर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच मटेरियल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंडक्टर्स, अलॉयज, इंसुलेटर्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जवाब होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, है ना। किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को बनाने के लिए, डिवाइस को बनाने के लिए कंडक्टर्स भी यूज होते हैं, अलॉयज भी यूज होते हैं और इंसुलेटर्स भी यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि इन सब की अपनी अपनी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। कहीं हमें रेजिस्टिविटी कम चाहिए तो कभी हमें ज़्यादा चाहिए। जब हम नहीं चाहते हैं कि जब हम किसी वायर को पकड़े तो हमें करंट लगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंसुलेटर का यूज करना पड़ेगा, प्लास्टिक कोटिंग यूज करनी पड़ेगी तारों के अंदर। और हम तारों के अंदर चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बढ़िया फ्लो हो, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, कंडक्टर यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने के लिए कभी ये मत बोलना कि सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर यूज होते हैं, सारे ही कंडक्टर्स हो, इंसुलेटर्स हो, सभी यूज होते हैं। और ऐसे यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, अभी अभी आपको बताया था मैंने कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, R इंटू A अपॉन L कर दो तो रेजिस्टिविटी निकल आएगी। इसकी होती है ओम, इसकी होती है मीटर स्क्वायर, L को हम लेते हैं मीटर्स में, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, Which one of the following is correct about the current I flowing in a circuit of 5 resistors connected in series। भाई हमने रेजिस्टर्स, अभी तक तो हम सर्किट में एक एक रेजिस्टर की बात कर रहे थे। ठीक है, प्रीवियस सेशंस में हमने पढ़ा था कि क्या, अब हम बहुत सारे रेजिस्टर्स लेंगे और उनको सर्किट्स में क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। अब जो अरेंजमेंट है वो 2 तरह से पॉसिबल हो सकता है, या तो आप रेजिस्टर्स को कर दो सीरीज में अरेंज, या फिर क्या कर दो, उनको पैरेलली अरेंज कर दो। यानी कि या तो रेजिस्टर को आप एक के बाद एक अरेंज कर दो, या फिर उनको एक दूसरे के नीचे ऊपर नीचे अरेंज कर दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन उनका पॉसिबल कर दो। ठीक है, तो 2 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, 2 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक तो सीरीज और एक पैरेलल। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सवाल में कि 5 रेजिस्टर है जिसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। अब उस सर्किट में जहां पे 5 रेजिस्टर सीरीज में कंबाइंड थे, उनमें से उस पर्टिकुलर सर्किट में करंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 5 रेजिस्टर गेट्स
5 resistors get the highest amount of फर्स्ट रेजिस्टर के पास जो है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ करंट पहुंचेगा. सेकेंड ऑप्शन करंट विल नॉट रीच टू द लास्ट रेजिस्टर. थर्ड ऑप्शन ऑल द रेजिस्टर्स गेट आई अमाउंट ऑफ करंट. डी नन ऑफ दीज. 5 रेजिस्टर्स हैं सर्किट में, पांचों के पांचों कैसे हैं, आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं. चाहे तो हम बना के भी देख सकते हैं. ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 5. 5 रेजिस्टर हैं. अब क्या हुआ, इन सभी पांचों रेजिस्टर को हमने एक बैटरी के अक्रॉस क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया. बैटरी लग गई मतलब क्या हो गया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मतलब क्या हुआ, आई करंट फ्लो होने लगा. पूछा जा रहा है कि ये जो आई करंट है ना, मतलब हर एक रेजिस्टर में कितने अमाउंट का करंट पहुंचेगा. तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पहले वाले रेजिस्टर के पास सबसे ज्यादा करंट पहुंचेगा. दूसरा वाला ऑप्शन कह रहा है कि लास्ट वाले तक तो पहुंचेगा ही नहीं. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही करंट ने फर्स्ट रेजिस्टर के अंदर घुसा, वो करंट जैसे ही वो करंट जो है ना सर्किट में उसने फ्लो करना शुरू किया, पहले वाले रेजिस्टर के पास सबसे ज्यादा पहुंच गया. फिर क्या, वो दूसरे वाले के पास थोड़ा कम पहुंचा, तीसरे वाले के पास थोड़ा और कम पहुंचा, चौथे वाले के पास थोड़ा और कम पहुंचा और जो फिफ्थ वाला है उसके पास तो पहुंचा ही नहीं. ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑल द रेजिस्टर्स गेट आई अमाउंट ऑफ करंट. थर्ड ऑप्शन हमसे कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है. सभी रेजिस्टर को, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, कितने भी क्यों ना हो, सभी के पास आई अमाउंट ऑफ करंट ही पहुंचेगा. तो इसमें से आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी कि भैया जब हमारे रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज्ड होते हैं तो सभी रेजिस्टर के पास इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पहुंचता है. ठीक है, रेजिस्टर का काम क्या है, करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करना, लेकिन उसे रोकना नहीं. हमने इसे एक एनालॉजी से समझा था. क्या समझा था कि हमारे पास क्या है, एक वाटर पाइप है, वाटर पाइप के अलोंग क्या हो रहा है, अक्रॉस पानी बह रहा है. फिर हमने क्या किया, वाटर पाइप के बीच में, वाटर पाइप को बीच में से हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा नैरो कर दिया, सकरा कर दिया. जैसे ही हमने वाटर पाइप को सकरा किया, अब जब इससे पानी जाएगा ना इस पाइप से, तो पानी को जाने में थोड़ी दिक्कत जरूर होगी. क्यों, क्योंकि हमने रास्ता उसको थोड़ा सा पतला कर दिया ना, नैरो कर दिया. जब पानी एक ब्रॉड पाइप से जा रहा था तो उसको जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने पाइप को बीच में से क्या कर दिया, थोड़ा सा नैरो कर दिया, अब पानी को आगे बढ़ने में होगी दिक्कत. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिक्कत हो रही है तो पानी क्या हो जाए, थोड़ा सा उसी ब्रॉड पार्ट पर रुक जाए. अगर आपने 5 लीटर पानी एक एंड से भेजा है पाइप के, तो दूसरे एंड से भी पानी 5 लीटर ही निकलेगा, क्योंकि ये जो नैरो पोर्शन है पाइप का, इसके पास कोई अपनी पर्सनल टंकी नहीं है जहां पे ये क्या करे, पानी को स्टोर करके रख ले. इस नैरो पार्ट ने पानी के फ्लो में रुकावट तो जरूर पैदा करी, लेकिन उसको रोका नहीं. सिमिलरली जो हमारे रेजिस्टर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करना, लेकिन इनको रोकना नहीं. अगर किसी रेजिस्टर में 5 एम्पियर करंट गया है तो वो 5 एम्पियर करंट उससे बाहर भी निकलेगा. ऐसा नहीं है कि 2 एम्पियर अपने पास रख लिया, आगे जो है ना फॉरवर्ड उसने 3 एम्पियर करंट किया है. तो अगर 5 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है सीरीज में, आई करंट फ्लो हो रहा है किसी उस पर्टिकुलर सर्किट में, तो आई इसके पास भी जाएगा, आई इसके पास भी जाएगा, आई इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी. इसीलिए इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, ऑल द रेजिस्टर्स गेट आई अमाउंट ऑफ करंट. सभी को आई अमाउंट ऑफ करंट ही मिलेगा, वो अमाउंट जो कि हमारे पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा था. इज दैट क्लियर? ठीक है, याद आ गया, हमने जो पढ़ा था, रिविजन हो गया आपका. फिर इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या है, which one of the following is correct about current I flowing in a circuit of resistors connected parallelly. ठीक है, अब समझ लो, हमने जो है ना फिर से क्या लिया है, 5 रेजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन लिया है, लेकिन ये इस बार कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग हो गया है. पहले तो सभी रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड थे, अब हम बोल रहे हैं कि पैरेलली कनेक्टेड हैं. यानी कि ये रहा फर्स्ट रेजिस्टर, ये रहा दूसरा, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ, फिफ्थ ऊपर बना देते हैं, ये रहा फिफ्थ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 रेजिस्टर्स हैं. रेजिस्टर्स है सभी कैसे हैं, पैरेलली कंबाइंड है. अब क्या होगा, अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर का, इसको हमने एक बैटरी के अक्रॉस क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया. बैटरी लग गई मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मतलब क्या होगा, करंट फ्लो होगा. अब क्या होगा, जैसे ही करंट इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे पहुंचेगा, तो ए पे पहुंचने के बाद उसे रियलाइज होगा कि यार अब तो मेरे पास 5 अलग अलग रास्ते हैं जाने के लिए.
पहले वाले केस में क्या हो रहा था, सीरीज वाले केस में, कि ये रहा पानी का पाइप, ओरिजिनल पाइप, ठीक है, फिर हमने क्या किया था, इस पाइप को थोड़ा सा बीच में से पतला कर दिया था, लेकिन पानी के पास जाने का जो रास्ता है वो तो अभी भी एक ही था, या तो वो ऐसे चला जाए या फिर वो ये वाले पाइप से चला जाए, जहाँ पे बीच में से पोर्शन क्या है, थोड़ा सा नैरो है, सकरा कर दिया हमने पाइप, लेकिन जाने का रास्ता तो करंट के पास, सॉरी पानी के पास क्या था, एक ही था। सिमिलरली जो सीरीज कॉम्बिनेशन था वहां पे भी करंट के पास जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो 5-5 रास्ते हो गए। कैसे, इसको भी हम पाइप के एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास क्या था, ये ओरिजिनल पाइप था, ठीक है, यहाँ से पानी जा रहा था, अब क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर एक और इसकी ब्रांच लगा दी, क्या करा मैंने, एक और ब्रांच लगा दी पानी की। अब क्या होगा, जैसे ही पानी यहाँ से पहुँचेगा उसके पास 2 रास्ते होंगे जाने के लिए, या तो वो यहाँ जा सकता है या तो वो यहाँ जा सकता है, या तो ऊपर वाले पाइप में या नीचे वाले पाइप में, 2 रास्ते हो गए। सिमिलरली जैसे ही करंट यहाँ पहुंचा तो उसके पास 5 रास्ते थे जाने के लिए, या तो वो यहाँ जा सकता था, या तो वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी कि फर्स्ट के पास, सेकंड के पास, थर्ड के पास, फोर्थ के पास और फिफ्थ के पास। अब क्या होगा, अब करंट जो है ना बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करता है किसी के साथ। ऐसा नहीं कि 5 रास्ते मिल गए उसको जाने के लिए तो वो एक पर्टिकुलर रास्ता पकड़ ले और उसी पे चला जाए। सपोज उसको फर्स्ट वाला रजिस्टर अच्छा लगा तो वो फर्स्ट वाले रजिस्टर के पास ही चला गया, वो ऐसा भेदभाव नहीं करेगा। वो क्या डिसाइड करेगा कि हम भैया डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, हम थोड़ा सा चले जाते हैं फर्स्ट रजिस्टर के पास, थोड़ा सा चले जाएंगे सेकंड के पास, थोड़ा सा चले जाएंगे थर्ड के पास, थोड़ा सा फोर्थ के पास, थोड़ा सा फिफ्थ के पास। यानी कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उस टाइम पे करंट क्या होता है भाई, डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सवाल क्या था कि जब किसी सर्किट में रेजिस्टर्स पैरेलली कंबाइंड होते हैं उस टाइम पे करंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो ऑल द रेजिस्टर्स गेट आई अमाउंट ऑफ करंट, बिल्कुल भी नहीं, करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है भाई। Current gets distributed in equal amounts among all the resistors. Current gets distributed among resistors. None of these. भाई फर्स्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। कंफ्यूजन हो सकती है सेकंड और थर्ड वाले ऑप्शन में। सेकंड वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट तो होगा लेकिन इक्वल अमाउंट्स में, और थर्ड क्या कह रहा है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। भाई क्या गारंटी है कि करंट इक्वल अमाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सर्किट पॉसिबल नहीं है जहां पे रेजिस्टर्स पैरेलली अरेंज्ड हैं और सभी रेजिस्टर्स के पास इक्वल अमाउंट में करंट जा रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन हर केस में पॉसिबल ऐसा नहीं होता है। इन दोनों ही ऑप्शंस में से आपको सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा, मोस्ट करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। आप सीधे से ये बोल दो कि भाई सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल अमाउंट्स में होगा, अनइक्वल अमाउंट्स में होगा, वो क्वेश्चन की प्रॉब्लम है ना, वो उस पर डिपेंड करता है कि करंट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें बस इतना पता है कि डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहा है, तो इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप ये वाला सवाल भी आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आपके पास क्या है, 2 रजिस्टर्स हैं और ये दोनों ही रजिस्टर आपके पास सीरीज में कनेक्टेड हैं। पूछा क्या गया है, वोल्टेज अक्रॉस R1, जो R1 रजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा भाई, VA माइनस VB। जो हमारे पास R2 रजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू VB माइनस VB। यानी कि जो रजिस्टर 1 है उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V1, और R2 के अक्रॉस कितना है, V2 है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है रिगार्डिंग पोटेंशियल अक्रॉस R1 और पोटेंशियल अक्रॉस V2 R2। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल फर्स्ट वाले रेजिस्टर का जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर होगा सेकंड वाले पोटेंशियल से। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट वाले का पोटेंशियल कम होगा सेकंड वाले रेजिस्टर के पोटेंशियल से। सी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों का ही पोटेंशियल क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि हम नहीं कह सकते, कुछ कह ही नहीं सकते ना। हमें ना ये पता है कि ग्रेटर कौन सा होने वाला है, ना हमें ये पता है कि स्मॉलर कौन सा होने वाला है, ना हमें ये पता है कि भैया बराबर है या कैसे हैं, हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो देखो ये है क्या, एक सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी रिवाइज किया था कि जितना करंट, आई करंट अगर सर्किट में जा रहा है तो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस आई करंट ही फ्लो होगा। लेकिन हाँ,
वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है, वोल्टेज बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? R1 जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे? उसके 2 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट्स कौन से हैं भाई? A है और B है, यानी कि पॉइंट A पे भी कुछ और पोटेंशियल होगा, पॉइंट B पे भी कुछ और पोटेंशियल होगा। सिमिलरली अगर आपको सेकंड रेजिस्टर के अक्रॉस क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट C। ये VC है, A हटा देना, इसको VB माइनस VC कर देना, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट्स हैं दोनों रेजिस्टर के, इसलिए उनका अलग अलग क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, वोल्टेज भी होगा। ये क्लियर है आपको? लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि R1 पे आ रहा है जो वोल्टेज वो बड़ा है R2 से, या R1 पे जो वोल्टेज आ रहा है वो छोटा है R2 से? बराबर तो दोनों बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वोल्टेज, तो किसी के पास कम जाएगा, किसी के पास ज्यादा जाएगा, बराबर तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है? तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, कि कुछ कह नहीं सकते। ये चीज हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, R1 के पास कुछ और वोल्टेज पहुंचेगा, R2 के पास कोई और वोल्टेज पहुंचेगा, दोनों ही रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है? अलग अलग होगा। लेकिन कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, ये हमें कैसे पता भाई? इसलिए हमारा ऑप्शन जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, कैनॉट से, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन? अब यहाँ पे हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, R1, R2 और R3। R1 के अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल निकालना होगा, वोल्टेज निकालना होगा, तो आप कैसे निकालोगे? R1 के अक्रॉस del 1 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 1 VA माइनस VB। R2 के अक्रॉस निकालना होगा तो कैसे निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस? VA माइनस VB। R3 के अक्रॉस निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? VA माइनस VB। भाई तीनों ही अलग अलग रेजिस्टर हैं, हो सकता है अलग अलग रेजिस्टेंस के हों, और तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर निकल रहा है। कितना निकल रहा है? VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हमारे जो रेजिस्टर है ना, ये सभी रेजिस्टर्स कैसे हैं? पैरेलली अरेंज्ड हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन तीनों के तीनों 2 पॉइंट्स पे कैसे हैं? आपस में सभी कनेक्टेड हैं, A पॉइंट पे एंड B पॉइंट पे। तीनों ही कैसे हैं? आपस में कनेक्टेड हैं A और B पॉइंट पे। अगर हमें किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो हम A और B पॉइंट के अक्रॉस ही निकालेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट A पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट B ही करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टर्स का, उसमें जो वोल्टेज है वो कैसा हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सेम ही रहेगा। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, करंट के पास जाने के लिए 3 रास्ते हो जाएंगे, जितने रेजिस्टर है उतने रास्ते हो जाएंगे, लेकिन वोल्टेज तो भैया सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन डी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की। मार्क द करेंट ऑप्शन अबाउट मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, चाहे आप कितने भी रेजिस्टर ले लो, यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही हैं, आपको जितने लेने हैं आप उतने ले लो। तो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है, और उसे हम मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं। मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो आपके पास एडिशन आया है, वो जो सम आया है आपके पास सभी रेजिस्टेंस का, वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है जो कि आपके सर्किट में फ्लो होगा। इससे ज्यादा रेजिस्टेंस आपके पर्टिकुलर सर्किट में फ्लो नहीं हो सकता उन पर्टिकुलर रेजिस्टर्स के साथ। ऑब्वियसली बात है, अगर आप रेजिस्टर्स ही चेंज कर दोगे, उठा करके किसी दूसरे रेजिस्टेंस का लेके आ जाओगे, तो मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या करेगा? वेरी करेगा। लेकिन सपोज यहाँ पे आपने कितने रेजिस्टेंस लिए हैं? रेजिस्टर लिए 2, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है? 2, इसका भी कितना है? 2। तो आप क्या करोगे? टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? R1 प्लस R2 यानी कि 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 हो गया। ये 4 क्या है? ये है अपना मैक्सिमम
इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी कि 4 ओम से ज्यादा आपके सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होने वाला अगर आप केवल यही दोनों रेजिस्टर पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लेके चलोगे। और ये जो आर इफेक्टिव निकला है ना आपका, ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि देखो टोटल कितना निकला, 4 निकला। पहले वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना था, 2, दूसरे वाले का कितना था, 2, तो 4 कैसा है, 4 तो 2 से बड़ा ही होता है ना। तो मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टर से कैसा होगा, रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। सवाल क्या पूछ रहा है, आर इफेक्टिव किसके बराबर होता है, R1 R2 के बराबर। बिल्कुल सही बात है, हमने ऐसी तो निकाला है, तो ऑप्शन ए तो सही है। आर इफेक्टिव इज ग्रेटर देन R1, बिल्कुल सही है। अभी अभी मैंने आपको बोला कि जो मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टर के रेजिस्टेंसेस से ज्यादा होता है, तो आर इफेक्टिव इज डेफिनेटली ग्रेटर देन R1। थर्ड ऑप्शन क्या है, आर इफेक्टिव इज ग्रेटर देन R2, R2 से भी बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई यहाँ तो सारे ही ऑप्शन सही है, तो कुल मिलाकर के जवाब होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, सभी ऑप्शन सही है। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, आर इफेक्टिव R1 प्लस R2, आर इफेक्टिव ग्रेटर देन R1, आर इफेक्टिव ग्रेटर देन R2, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं कि 3 रेजिस्टर्स of 2 ohms, 3 ohms and 4 ohms are connected in A series, B in parallel. Find the equivalent resistance in each series. यानी कि हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 2, 3 और 4 ohms के। पहले इनको अरेंज किया सीरीज में, फिर इनको अरेंज किया पैरेलल में, दोनों ही कॉम्बिनेशन में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन का अभी अभी मैंने बताया है कैसे निकालते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हो। R1 कितना दिया है भाई, 2, R3 कितना दिया है, 3, R4 कितना दिया है, 4, सॉरी R3 कितना दिया है, 4 दिया है। R1 2, R2 3, R3 4, क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 + 2 = 9 ohms। तो जब आप अपने रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करोगे तो आर इफेक्टिव कितना आएगा भाई, 9 ohms आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम आर इफेक्टिव निकालेंगे किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकलता है भाई, 1/R इफेक्टिव रेसिप्रोकल। भाई सीरीज में आप क्या करते हो, अगर आपको मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, इंडिविजुअल रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को आप ऐड कर देते हो, कब, सीरीज में। लेकिन अगर पैरेलल की बारी आती है तो आप उन इंडिविजुअल रेजिस्टर के रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेते हो, यानी कि 1/, कर देते हो। तो 1/R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। कॉमन फैक्टर इसका कितना आ जाएगा, कॉमन फैक्टर मेरे हिसाब से आ जाएगा 12। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 12 आ जाए, आपका आंसर होना चाहिए 6। ठीक है, 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 12 आ जाए, आपका ऑप्शन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 4। 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि आ जाए आपका 12, तो ऑप्शन होना चाहिए 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/12, यानी कि 1/R इफेक्टिव कितना आया, 1/R इफेक्टिव आया है 13/12। आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा, उल्टा कर दो, 12/13। ठीक है, डेसिमल आएगा 13, 9 कितना होता है, 117 होता है, तो ये हो जाएगा 9 और 2 कितना होता है, 26। तो 0.92 क्या आ जाएगा आर इफेक्टिव, कब, जब आप अपने रेजिस्टर्स को पैरेलली अरेंज करोगे। जब सीरीज में करोगे तो कितना आएगा, 9 ohms, और जब पैरेलली करोगे तो कितना आएगा, 0.92 ohms। इसमें ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, गिवन रेजिस्टर्स को जब आपने सीरीज में कंबाइन किया तो कितना आया भाई, आया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ohms। जब आपने पैरेलली कनेक्ट किया है तो 0.92 ohms। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द सर्किट्स शोन इन फिगर। 2 आपके पास सर्किट है, इन दोनों ही सर्किट में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये भाई आपके पास जो है ना, यहाँ पे कुछ जो रेजिस्टर्स है वो सीरीज में भी कनेक्टेड है, कुछ पैरेलली भी अरेंज है। भाई ये जो सर्किट है ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट का केस है, जहाँ पे आपको रेजिस्टर सीरीज में भी मिलेंगे और पैरेलली भी मिलेंगे। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम अपने अपकमिंग सेशंस में जरूर सॉल्व करेंगे, हायर लेवल की सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बड़े इजी हैं, इसको हम डीपीक्यू में भी निपटा सकते हैं। कैसे भाई, पहले वाले हम अपने केस को देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टर और सेकेंड रजिस्टर आपस में कैसा है, सीरीज में है, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा करके मैं यहाँ पे एक क्या रख देती हूँ, एक रिजल्टेंट रजिस्टर रख देती हूँ। ये जो मेरा रिजल्टेंट रजिस्टर होगा उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना निकाला हमने, 12 ओम निकाला। नीचे वाला भी रख देते हैं 6। तो अब ये जो मेरे पास रिजल्टेंट रजिस्टर है ये नीचे वाले रजिस्टर के साथ कैसे अरेंज है, पैरेलली अरेंज है। तो अब हम क्या निकाल देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का आर इफेक्टिव निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1/12 प्लस 1/6, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 1, 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 12 आ जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए 2। तो ये कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/4। तो आर इफेक्टिव कितना आ गया, आर इफेक्टिव हो गया 4 ओम्स इस वाले सर्किट के लिए। भाई ये कॉम्प्लेक्स सर्किट का एग्जांपल है जहां पे रेजिस्टर आपको सीरीज में भी दिखेंगे और पैरेलली भी दिखेंगे। हम उन पे बेस्ड हायर लेवल के क्वेश्चंस भी अपने अपकमिंग सेशंस में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस है बड़े इजी हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऊपर की जो 2 रजिस्टर थे वो आपस में कैसे थे, सीरीज में कनेक्टेड थे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दिया हमने, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया, कितना आया 12 ओम्स का। अब इस कॉम्बिनेशन को हटा करके मैंने एक रजिस्टर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना निकाला हमने, 12 ओम। ये वाला जो रिजल्टेंट रेजिस्टर था ये नीचे वाले रेजिस्टर के साथ पैरेलली अरेंज था, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमने फिर से आर इफेक्टिव निकाल लिया। सिमिलरली आप क्या करोगे, दूसरे वाले केस में इस वाले कॉम्बिनेशन का निकालोगे, पहले आर इफेक्टिव, फिर इसके बाद में इस वाले आर इफेक्टिव, इस वाले कॉम्बिनेशन का भी आर इफेक्टिव निकालोगे। दोनों ही जो आर इफेक्टिव आएंगे वो क्या होंगे, आपस में सीरीज में अरेंज होंगे। तो फिर एक सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा करके आर इफेक्टिव निकाल देना। कैसे, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है आपस में, पैरेलली। तो पैरेलल में हम कैसे करते हैं, 1/6 प्लस 1/6, ये कितना हो गया 2/6, ये कितना हो जाएगा 1/3। तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 3। फिर इसके बाद में ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसका भी क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ही आएगा। अब इन दोनों कॉम्बिनेशंस को हटा करके आप क्या कर दो, सिंगल सिंगल एक रिजल्टेंट रेजिस्टर लगा दो जिसका रेजिस्टेंस कितना आया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर। दोनों ही रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं, आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज का फॉर्मूला लगा दो सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इफेक्टिव कैसे निकालते हैं भाई, R1 प्लस R2, यहाँ कितना हो जाएगा 3 + 3, कितना हो जाएगा 6 ओम्स। तो इस वाले सवाल का भी आर इफेक्टिव कितना आएगा, 6 ओम्स ही आएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और अगर ये नहीं आई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अपने अपकमिंग सेशंस में जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं उसके ऊपर बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, ये चीज़ आपको वहाँ समझ में आ जाएगी। इससे भी हायर लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं। कैसे करती हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं ना, फ्लो करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम ताली बजाते हैं तो हमारी क्लैपिंग से क्या होता है, हमारी हथेलियां गर्म हो जाती हैं, हीट प्रोड्यूस हो जाती हैं। सिमिलरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी क्लैपिंग करते हैं, उनकी क्लैपिंग थोड़ी सी विगरस हो जाती है, उनके पास हाथ तो होते नहीं है तो वो क्या करते हैं, टकरा जाते हैं, उनके टकराने से हीट प्रोड्यूस होती है। तो सोर्स क्या होता है हीट प्रोडक्शन का, आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्टेट द करेक्ट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हमें करेक्ट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग निकालनी है। कैसे निकालोगे भाई, इसका एक फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था। क्या होता है, हीट इज इक्वल्स टू I² इंटू R इंटू T। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हीट प्रोड्यूस करते हैं वो किसके बराबर होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द टाइम, कितने टाइम के लिए आपने करंट उनको दिया है, इंटू रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है उस पर्टिकुलर सर्किट में, डिवाइस में, इंटू I², कितने अमाउंट का करंट दिया है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, उसका स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए आपका ऑप्शन डी। ठीक है, जूल्स ऑफ हीटिंग का करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, ये गलत होगा, इसको आप ये कर लेना I² इंटू R इंटू T। R के ऊपर जो स्क्वायर है उसको I के ऊपर लगा लेना, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको डायरेक्ट समझ में आ गई होगी। आज के DPQ सेशन के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, जो कि कॉम्प्लेक्स सर्किट पे होंगे बेस्ड। इस सेशन के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे होंगे आपको नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।